अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। हमने अब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा, उसको समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद हम लोगों ने SHM हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ लिया, सिंपल पेंडुलम को पढ़ लिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया, वेव्स और उनकी टाइप्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो रिलेशन है बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हम देखेंगे कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या रिलेशन है। लास्ट आर्टिकल के अंदर आपको याद होगा हमने वेव का कॉन्सेप्ट लिया था। वहां पे आपको याद होगा कि हमने कहा था कि वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अगर ये मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है, मैं वही एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक टब है और उसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है हम लोगों ने। जैसे ही हम लोग इसके अंदर 2 या 3 बार पेंसिल डिप करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। फिर हमने वहाँ पे ये बात भी सीखी थी कि वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, यानी इस तरह से फॉरवर्ड मूव कर रही थी, यानी वो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही थी। तो हम यही बात लिख लेते हैं, वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव का तो हमें पता है कि ये डिस्टर्बेंस इन द मीडियम है। अगली बात जो है वो यही है कि ये डिस्टर्बेंस अगर है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव। So wave is disturbance in the medium which travel which move from one place to another place देखिए आप लोगों ने यहां पर मार्कर की मदद से डिप किया था वाटर को, तो ये एक पॉइंट है, बट इसकी वजह से यहां तक डिस्टर्बेंस पहुंच गई। ये एक पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। तो यहां बात ये क्लियर हो जाती है, विच मूव फ्रॉम वन प्लेस या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या प्लेस, जो भी आप कहना चाहें। देखिए एक चीज एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करती है ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस वेव की कोई स्पीड होगी एंड हेंस have a speed या वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों ये जो स्पीड है किस चीज की है, वेव की है, तो आप इसे वेव की स्पीड भी कह सकते हैं या वेव स्पीड भी कहेंगे आप लोग। हम लोग ये जानते हैं 9th क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ये कौन सा रिलेशन है, जरा रिमाइंड करवाता चलूं आप लोगों को। हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, आप उसे वेलोसिटी का नाम दे रहे थे। ये वही रिलेशन है। अब देखिए ये अगर वेव है तो वेव इस तरह से ट्रेवल करती है। अब देखिए ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक वेव कंप्लीट हो जाती है। अब दो क्रस्ट का दरमियानी फासला जो होता है, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, ये देखें यहां पर नया क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। आप इसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये मैं साइन डालना दिखा देता हूं आपको। इस तरह से एक लाइन लगानी है और इस तरह से एक लाइन लगा दें, या यूं भी कह लें कि उल्टा y आप जो डालते हैं उसे कह देंगे कि ये हमारे पास वेवलेंथ का साइन है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, लैम्डा के साथ। इसी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करें, v इज इक्वल टू डी नहीं लिखेंगे अब d की जगह पे हम लोग वेवलेंथ यानी लैम्डा का साइन लगा देंगे नीचे। सॉरी टाइम था t, तो हम यहाँ पे t लिख देते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, 1 ओवर टी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लैम्डा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ऐसा क्यों किया?
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं, मैंने स्पीड, वेवलेंथ, दो चीजें तो आ गई, थर्ड चीज है ये 1/t। 1/t इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसका फ्रीक्वेंसी। इस बात का मतलब ये हो गया कि 1/t बेसिकली क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन है। ये रिलेशन हमें बताता है कि v मतलब वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं आप इसे, एफ मींस फ्रीक्वेंसी, और ये वेवलेंथ का सिंबल होता है। तो ये हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ वेव हैज डायरेक्ट रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी एंड इट हैज आल्सो अ डायरेक्ट रिलेशन विद वेवलेंथ, या यूं भी कह सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, v आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज्यादा वेव की वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड यानी सॉरी वेवलेंथ होगी उसकी। तो ये बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम नया आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों आपने इस बात से टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स के अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि बुक में ये आर्टिकल जो है रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो था पहले था, लेकिन सॉरी बाद में था, लेकिन मैंने पहले पढ़ा दिया। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे, कोई मसला नहीं आर्टिकल्स, बट हमारा चैप्टर तो यही है ना, आर्टिकल पहले पढ़ लें या बाद में पढ़ लें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट है। अब देखें डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है हम लोगों ने। अब यहां से हम देखेंगे कि ऑसिलेशन क्या होती है। ऑसिलेशन तो बेसिकली हम लोगों ने ये सीखा था, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन को कह रहे होते हैं हम लोग। देखिए अगर यहां पर एक स्प्रिंग हो और उसे मैं वर्टिकली हैंग अप कर देता हूं, तो इसके साथ कोई मैस m अटैच कर देता हूं, अगर इस मैस को मैं पकड़ के यूं थोड़ा सा एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आऊं और उसके बाद छोड़ दूं, तो ये अपनी मीन पोजीशन पे गेट वाइब्रेट करने लगेगा। इसका मतलब तो यही हो गया ना, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट मीन पोजीशन। इसको बेसिकली हम लोग ऑसिलेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब उस ऑसिलेशन का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा। अगर वो एम्पलीट्यूड विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इसे बेसिकली हम लोग डैम्प ऑसिलेशन कह रहे होते हैं। मैं इस डी को डिक्रीज के साथ अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिएगा। यहां पे मैं साइड पे भी लिख देता हूं, डैम्प डी का मतलब ये हो गया कि ये डिक्रीज है, डिक्रीज एम्प लिखा हुआ है इन एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड का आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं तो मैं दोबारा से थोड़ा सा याद दहानी करवा देता हूं। ये देखिए ये एक लाइन अगर यूं लगा दी जाए, तो ये वाली जो पोजीशन होगी इसको हम कह रहे होते हैं ये मीन पोजीशन है, और ये वाली जो पोजीशन है इसे हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे होते हैं। इन दोनों के दरमियान एक डिस्प्लेसमेंट है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो डिक्रीज होगा उसे हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दोबारा, द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। किस चीज का ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ऑफ ऑसिलेटरी वेव या ऑसिलेटरी मोशन। द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड of oscillatory motion with time is called damped oscillation। इसको
हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कह रहे होते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये तो मैंने खुद से आप लोगों को एक इजी सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिठा दिया, लेकिन अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करना चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं। वहां पे ये लिखा हुआ है द ऑसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स, यानी अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स है और उसकी वजह से एम्पलीट्यूड में ऑसिलेटरी मोशन में कोई चेंज आ रहा है तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, उसे आप कह रहे होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल आपको नजर आएगी शॉक ऑब्जर्वर्स। एग्जांपल इसकी क्या है, शॉक एब्जॉर्बर्स। प्यारे बच्चों, आप लोग मोटर बाइक यूज करते हैं यानी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के साथ एक शॉक ऑब्जर्वर्स लगे हुए होते हैं जिनको आप शाखें कह रहे होते हैं मोटरसाइकिल्स की। जैसे ही वो किसी जंप से मोटरसाइकिल हम लोग गुजारते हैं तो क्या होता है कि वो मोटरसाइकिल इस तरह से पहले मैक्सिमम जंप करता है, फिर उससे कम और फिर अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। जो मैक्सिमम आया पहले उसका एम्पलीट्यूड, फिर उससे कम हुआ, फिर बिल्कुल कम हो गया। ये जो एम्पलीट्यूड में कमी आई है या डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड हुआ है, यही तो डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो ये हमें उसकी एक एग्जांपल मिल गई। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए स्टार्ट में वो डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास है यानी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैक्सिमम है तो इस तरह से हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। ये स्टार्ट में देखिए कि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, फिर क्या हो गया, कम, फिर कम, और इस तरह ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल क्या, एग्जांपल आप इसकी एप्लीकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। एप्लीकेशन बेसिकली शॉक ऑब्जर्वर्स हैं। कार्स जो होती हैं उनके अंदर भी यही हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं। इवन ट्रक जो भी हो हमारे पास वहां पे शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं। इसी वीडियो के अंदर हम आज का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिपल टैंक क्या होता है। ये बच्चों हम ये आर्टिकल तो बहुत ज्यादा डिटेल में सीखेंगे, बट जब भी आप लोगों से कोई कहे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल्स, आपके माइंड में फौरन से पहले वाटर आ जाना चाहिए, यानी वाटर वेव्स आनी चाहिए। रिपल का बेसिक मीन जो है वो बेसिकली वाटर वेव्स है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं कि एक इस तरह की डिवाइस होगी जिसकी मदद से हम लोग वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर देंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको स्टडी करेंगे। बात समझ गए होंगे कि रिपल टैंक एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम लोग वाटर वेव जो हैं वो पैदा करते हैं और उनकी जो खसूसियात हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं। इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइस which is used to produce वाटर वेव्स। एक ऐसी डिवाइस जो वाटर वेव्स को पैदा करती है एंड इनेबल्स, हमें इस काबिल बनाती है, इनेबल्स अस to study the characteristics of water waves। ये बेसिकली डेफिनेशन है कि एक ऐसी डिवाइस जो वाटर वेव्स को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसकी मदद से हम वाटर वेव्स की स्टडी करते हैं। इसको तो हम लोग रिपल टैंक कह रहे होते हैं। अब हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिपल टैंक है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या कौन सी ऐसे अवामिल हैं जिनके ऊपर ये मुश्तमिल होती है, जिनसे इसको बनाया गया होता है। तो बच्चों आपने सिंपल एक काम करना है, आपने सबसे पहली जो चीज लेनी है वो रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर ट्रे ऑफ ग्लास लेंगे आप लोग। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो आपने वाटर का ग्लास का जो ट्रे है ये आपने जो रखना है, इसको कितना ऊपर रखेंगे आप लोग, इसको आप लोग हाफ मीटर अबव द सरफेस रखेंगे। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया कि हमने एक मुस्ततील शक्ल की, हमने शीशे की बनी हुई ट्रे रखनी है और उस ट्रे को हम लोग हाफ मीटर ऊपर इस ट्रे से, इस ऑपरेटर से अबव रख देंगे। क्यों रखेंगे? ताकि वो हमारे पास शफाफ एक मीडियम हो जिससे हम वाटर वेव जो पैदा हो रही होंगी उनकी स्टडी कर सकें। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने स्टार्ट में ये कह दिया कि एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हमें इनेबल्स करती है। हाफ मीटर अबव रख दिया। उसके बाद ये जो आपको ब्लू कलर का एक शेड नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास वुडन प्लेट है। तो थर्ड चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? वुडन प्लेट। और इस वुडन प्लेट के ऊपर आप लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इसलिए रखेंगे ताकि जब उसको ऑन किया जाए तो ये जो वुडन प्लेट है ये वाइब्रेट करने लग जाएगी। वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वुडन प्लेट कंसिस्ट, उसको किस चीज के साथ कंसिस्ट किया जाएगा? कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखिए, ये हमारे पास एक वुडन की बनी हुई होगी, ये जो प्लेट है इसके ऊपर ये आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखाया गया है। ये जो डार्क किया गया है ये शेड बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको किसी एक्सटर्नल सप्लाई देंगे, यानी बिजली के साथ कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये मोटर ऑन हो जाएगी। जब मोटर ऑन होगी तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस पैदा होंगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। तो जो हमने ट्रे रखा हुआ होगा ग्लास का बना हुआ, उसके ऊपर वेव्स हमें जनरेट होती हुई नजर आएंगी। उनको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमने ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ होगा। तो हमारे पास जो फोर्थ चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब की मदद से हम लोग उन वेव्स को इजीली देख रहे होते हैं। वो जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं बेसिकली वो डार्क या हमारे पास ब्राइट लाइंस बनी हुई होंगी उसके ऊपर। यानी अगर ये हमारे पास ट्रे है तो इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हुई हमें नजर आएंगी। तो यहां तक तो हमने डेफिनेशन सीखी है और इसकी कंस्ट्रक्शन सीखी है। अब हम इसकी रिपल टैंक की प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करते हैं। हम रिपल टैंक की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो रिफ्लेक्शन है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली रिपल टैंक की तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहले पे आती है रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर डिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्ट करने का तो मतलब शायद ये है कि एक चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आप जब छोटे बच्चे थे तब आप क्या करते थे? शीशा एक ले लेते थे अपने हाथ में। अब रोशनी जो है हवा से गुजरती हुई आती थी, उस मिरर के अंदर जब जाती थी तो वो बिल्कुल उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। और वो आप लोग एक खास एंगल बना के किसी की आंखों में डालने की कोशिश करते थे रोशनी। इस अमल को हम लोग रिफ्लेक्शन कह रहे होते हैं। यानी जितनी रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी उतने की उतनी वापस ही आ जाएगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट मींस जो रे आ रही है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब वो इंसिडेंट एंगल और वहां से टकरा के वापस गई है, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। इस तरह से ये अमल रिफ्लेक्शन कहला रहा होता है। बट हम तो पढ़ रहे हैं अभी वाटर वेव्स को। देखिए वाटर वेव जो है हमारे पास ऐसे बनाई जा रही थी। मैंने आपको कहा था कि जो वेव्स पैदा हो रही हैं वो हमें डार्क और ब्राइट लाइंस की मदद से शो करते हैं। ये जो डार्क लाइंस हैं ये मैक्सिमा भी कह सकते हैं आप इसको, या क्रस्ट भी कह सकते हैं। और जो ब्राइट होगा उसे यहाँ पर आप लोग ट्रफ का नाम दे दीजिए। अब ये वेव जा रही है, मैंने आगे एक ब्लू कलर का एक रुकावट यानी कोई भी एक हर्डल रख दी है।
ये जो आपको डार्क स्पेस नजर आ रही है इसको हम कह रहे हैं क्रस्ट, और इनके दो दो क्रस्ट के दरमियान जो आपको फेस नजर आ रहा है इसे हम कह रहे होते हैं ये ट्रफ है। जब वेव एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो फर्स्ट मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाएगी। इस अमल को हम कह रहे होते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है। when water waves enter from one medium to another medium, they bounce back to first medium. Such phenomena is called reflection. अब हमारी नेक्स्ट रिपल टैंक की जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब वेव एक मीडियम से फर्स्ट मीडियम हो, आपके पास एक फर्स्ट मीडियम है और एक आपके पास सेकंड मीडियम है। अब वेव जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा अपने असल पाथ से थोड़ा सा हट जाएगी। इस अमल को हम कह रहे होते हैं ये रिफ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल एयर आपके पास एक मीडियम है और सेकंड मीडियम आप कोई ग्लास रख लेते हैं। अब जैसे ही एयर मीडियम से एक वेव जो है इंसिडेंट वेव सेकंड मीडियम यानी ग्लास के अंदर जाएगी, इसे चाहिए तो ये ऐसे बिल्कुल सीधा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा यहां से बेंड हो जाएगी। अब जैसे ही इस ग्लास मीडियम से दोबारा वेव ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, अब एयर मीडियम फिर सेकंड मीडियम है, यहां पर वापस सेकंड मीडियम आने लगेगी तो अपने असल पाथ से फिर ये हट जाएगी। इस तरह का जो फेनोमेना होता है इसे हम लोग रिफ्रैक्शन कह रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएं, हम चूंकि वाटर वेव्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो वाटर का एक शैलो वाटर होगा और एक हमारे पास डीप वाटर होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब कभी आप नहर के अंदर या किसी पूल के अंदर नहा रहे होते हैं तब हम देखते हैं क्या हमारी ये वाली बॉडी आगे जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो स्पीड हमें महसूस हो रही होती है वो वाटर की हमारे पाँव को फील हो रही होती है। हमारे पाँव वहां से हल्के से बेंड हो जाते हैं। ये इस बात की निशानदही करता है कि जो वाटर की स्पीड है वो डीप जगह पर ज्यादा होगी। अब यहाँ पर डीप वाटर है तो यहाँ पर वाटर की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। अगर यहाँ पर वाटर की स्पीड मैक्सिमम है तो हम एक रिलेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी, वहां पर वेव लेंथ भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बट इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, यानी जितनी वाटर की स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही वेव लेंथ ज्यादा होगी। जितनी वाटर की स्पीड जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी, उतना ही वेव लेंथ के अंदर भी डिक्रीज आएगा। अब हमने थर्ड जो कॉन्सेप्ट लेना है वो बेसिकली डाइफ्रैक्शन का है। डाइफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा डाई लिखा हुआ है। साइंसेस की लैंग्वेज के अंदर डाई का मीन होता है कि टू, यानी आपका जो एक सिंगल वेव है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। मैं आपको यूं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने दो रॉड ले लिए, या आप ऐसा करें कि आप एक सिंगल रॉड ले लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा स्लिट बना देते हैं। स्लिट मीन्स बच्चों कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। स्लिट का मतलब यहाँ पे आप छोटा सा एक होल कर देंगे। जैसे खवातीन हजरात जो हैं अपने नाक के अंदर स्लिट्स लगवा लेती हैं, बनवाती हैं, या फिर अपने कानों के अंदर बनवाती हैं। अब यहाँ पर वाटर वेव्स आ रही हैं, जब इस स्लिट के गिर्द यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगी तो यहाँ पर बेंड हो जाएंगी इस तरह से। जब ये बेंड हो जाती हैं तो इस अमल को बेंड हो जाएंगी या स्प्रेड हो जाएंगी, इस अमल को हम लोग कह रहे होते हैं ये डाइफ्रैक्शन है। बट बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज सीखने की लायक है, वो ये है कि ये जो हमारे पास इस तरह से बेंड हुई है वाटर वेव, क्या ये कंप्लीट सर्कल बना रही है? नो, इट इज अ नॉट कंप्लीट सर्कल। और अगर ये कंप्लीट नहीं है तो फिर ये हाफ है, और हाफ को हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर सेमी का नाम दे रहे होते हैं। तो ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डाइफ्रैक्शन फेनोमेना जो हो रहा होता है बेसिकली इसके अंदर कंप्लीट सर्कल नहीं होता, बल्कि हमारे पास ये सेमी सर्कल बन रहा होता है। अब डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैं अगेन इधर लिखी हुई है उसको रिपीट भी कर देता हूं। हम ये कहते हैं बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वाटर वेव्स
अराउंड शॉर्ट एज। बेसिकली ये जो स्लिट है ये शॉर्ट एज बने हुए हैं, इन एज से जैसे ही वाटर गुजरेगा तो इसके गिर्द बेंड हो जाएगा, इसको हम लोग डाइफ्रैक्शन का नाम दे रहे होते हैं। तो इस तरह हमारा आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इंशाल्लाह फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।